अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं मुबश्शिर हाशमी। नाज़रीन, आज की बड़ी खबर, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को तब्दील करने का फैसला कर लिया गया है। सलमान अकरम राजा ने अली अमीन गंडापुर को वज़ारत आला से हटाने की तस्दीक कर दी और कहा कि सुहेल आफरीदी को खैबर पख्तूनख्वा का नया वज़ीर आला नामज़द किया गया है। गुज़श्ता दिनों अलीमा खान और अली अमीन गंडापुर के दरमियान तनाज़े की खबरें भी सामने आई थी। सवाल क्या होगा आज का, उससे पहले जो अब से कुछ देर पहले आज सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा ने गुफ्तगू की है, वो आपको सुनवा। एक तासुर पैदा हो गया था कि हमारी जो सूबाई हुकूमत है वो गलत वफाकी पॉलिसियों की मददगार है। उस इबहम को दूर करने के लिए एक नया वज़ीर आला जो है वो खान साहब ने मुकर्रर किया है और इसमें कोई दुश्वारी नहीं होगी। अली अमीन साहब इस्तीफ़ा देंगे और सूबाई असम्बली सुहेल आफरीदी साहब को मुंतखब करेगी। बिल्कुल नहीं समझता कि कोई साजिश होगी या अली अमीन साहब किसी साजिश का हिस्सा बनेंगे। वो पार्टी के वफादार मेंबर हैं, वफादार रुकन हैं, वो रहेंगे। उनकी ताज़ीम और इज़्ज़त अपनी जगह रहेगी। खान साहब इंतहाई गमगीन हैं। आज जो औरंगज़ई डिस्ट्रिक्ट में वाक़या हुआ जिसमें हमारे जवान, हमारे अफसर शहीद हुए हैं, खान साहब ने कहा कि इसके बाद अब कोई चारा नहीं है मेरे पास कि मैं तब्दीली करूं। तो सुहेल आफरीदी साहब से अब ये तकाजा है और खान साहब की ये तवक्को है कि वो अपने आप को दूर रखेंगे और वो बिल्कुल वाशगाफ अल्फाज में कहेंगे कि हम वफाकी हुकूमत की पॉलिसियों की हिमायत नहीं करते। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा ने क्या कहा, ये आपने जाना। आज के पैनल में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार उमर चीमा साहब, शहजाद इकबाल साहब, सलीम साफ़ी साहब, रीमा उमर साहिबा। सवाल आज का कुछ यूँ है कि क्या मौजूदा माहौल में अली अमीन गंडापुर की तब्दीली तहरीक इंसाफ को फ़ायदा होगा या नुकसान? शहजाद, आपसे डिस्कशन का आगाज़ करते हैं, आपको क्या लगता है? बहुत शुक्रिया मुबश्शिर। मेरे ख्याल से सवाल आपका बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड बेस्ड है। इससे फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, किस हम पर्सपेक्टिव में बात करें? क्या गवर्नेंस के लिहाज से बात करें? क्या जो इस वक्त जंगी सूरत हाल है या जो टेररिज्म के वाक़यात बढ़ रहे हैं उस हवाले से बात करें? पीटीआई के इंटरनल इशूज़ पे बात करें? इमरान खान की रिहाई के हवाले से बात करें? मेरे ख्याल से बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन पहले ज़रा इसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि मुमकिन वजूहात क्या हो सकती हैं। एक तो सलमान अकरम राजा साहब ने बताया कि दहशतगर्दी के वाक़यात खैबर पख्तूनख्वा में बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और जो ख़ासतौर पर औरंगज़ई में वाक़या हुआ है जिसमें हमारे 11 मिलिट्री पर्सनल जिनमें लेफ्टिनेंट कर्नल और मेजर भी शामिल थे उनको शहीद किया गया। उस वाक़े के बाद वो कह रहे हैं कि इमरान खान ने कहा है कि कोई गुंजाइश नहीं रहती कि हम अली अमीन गंडापुर साहब को बरकरार रखें। इससे पहले भी कुछ वाक़यात ऐसे हो चुके हैं। हमने देखा तीरा वैली में जो वाक़या हुआ था उसमें तो सिविलियंस की भी कैजुअलिटीज़ भी थी वहाँ पर। तो ये वजह तो बता रहे हैं सलमान अकरम राजा। मुझे लगता है कि 2-3 रीजंस हो सकते हैं। एक तो देखें, जिस दिन से अली अमीन गंडापुर साहब को लगाया था उस दिन से मेरा मौक़िफ़ था कि ये तो बड़ा वाज़ेह कर दिया है पीटीआई ने कि गवर्नेंस या डेवलपमेंट जो है वो फोकस नहीं है इमरान खान का, और अली अमीन गंडापुर को लगाकर वो 2 चीज़ें शायद हासिल करना चाहते हैं। एक तो जो वो वफाकी हुकूमत के खिलाफ अपनी एक रेजिस्टेंस दिखाना चाहते थे, दूसरा अपनी जो रिहाई का मामला था तो वो मुज़ाहमत के जरिए अली अमीन गंडापुर साहब से ये हासिल करना चाहते हैं। मुज़ाहमत भी साथ साथ, और क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब के ताल्लुकात जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी अच्छे थे तो मेरे ख्याल से एक रास्ता उन्होंने, एक ट्रैक वो भी ओपन रखा था कि अगर कोई बातचीत का जरिया बनता है तो उसमें अली अमीन गंडापुर साहब अपना किरदार अदा कर सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल से रीजंस थे उनको बनाने के। अब 1.5 साल में अगर आप देखें तो वाकई गवर्नेंस और डेवलपमेंट के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा के पास दिखाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है। इमरान खान अभी जेल में है, उनके रिहाई के इम्कानात कम से कम होते जा रहे हैं। इसके अलावा कुछ और ऐसी हिदायत जो इमरान खान देते रहे उनको, जिसमें ख़ास तौर पे इस वक्त जो है वो ऑपरेशन का मामला है, मिलिट्री ऑपरेशन वो चाहते हैं कि ना हो और बातचीत के जरिए मामला हल हो। वो समझते हैं कि इसमें भी अली अमीन गंडापुर साहब बुरी तरीके से नाकाम हो गए हैं। वो वफाकी हुकूमत को या फौज को कन्विंस नहीं कर पा रहे कि गोइंग फॉरवर्ड हमें मिलिट्री सोल्यूशन की तरफ नहीं जाना, हमें बातचीत के जरिए मामला को हल करना है। और मेरे ख्याल से इसके लिए सलमान अकरम राजा कह रहे हैं कि जवाज जो है वो औरंगज़ई का वाक़या बना है। तो अगर इस पर्सपेक्टिव में देखा जाए कि क्या कोई नया आने वाला शख्स इन तमाम चीज़ों को हल कर लेगा, तो मुझे नहीं लगता कि इतना आसान होगा। हाँ, हो सकता है, मैं ज़्यादा नहीं जानता सुहेल आफरीदी साहब को, मुझे नहीं पता उनका फोकस कितना है गवर्नेंस की तरफ या डेवलपमेंट की तरफ, लेकिन क्या उससे इमरान खान की रिहाई मुमकिन हो जाएगी? मुझे नहीं लगता ये इतना आसान होगा, चाहे वो जितनी सख्त पोजीशन भी ले लें या जितनी सॉफ्ट पोजीशन भी ले लें। इस वक्त जो एस्टैब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात हैं, ऐसा नहीं लगता कि इमरान खान साहब की रिहाई होगी। क्या वॉर ऑन टेरर के हवाले से जो मौक़िफ़ वफाकी हुकूमत का है या स्पेशली हमारी फौज का है वो तब्दील हो जाएगा? मुझे नहीं लगता कि कोई उसको तब्दील कर सकता है, क्योंकि फौज की ये राय है कि ये ख्वारिज है और इनसे लड़ के ही हम मामला को रिजॉल्व कर सकते हैं, लड़ के ही जीता जा सकता है, बातचीत इनके जरिए नहीं हो सकती है।
अब सोहेल साहब का इस हवाले से तो अगर आपने फॉलो किया हो तो इन रीसेंट पास्ट वो बहुत ज्यादा वोकल रहे, वो इस जंग के खिलाफ भी बात करते रहे कि हमें जंग सोल्यूशन नहीं है इस मसले का। पीरा वैली में जो वाकया हुआ उस पर उन्होंने बड़े आवाज उठाई खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में। तो ये वन ऑफ द रीजंस हो सकता है कि इमरान खान समझते हो कि जो उनका मौकिफ है या जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, सोहेल आफरीदी साहब उसको लेके आगे चलेंगे, जिसमें अली अमीन गंडापुर साहब नाकाम रहे। तो ये तो एक गवर्नेंस वाले मामला थे। दूसरा, अगर आप देखें अली अमीन गंडापुर साहब के पिछले एक साल से नवंबर में जब ये एहतजाज हुआ था, उस वक्त से बुशरा बीबी तो उनके सख्त खिलाफ हो गई थी। कई मरतबा हमने पब्लिकली भी चीजें देखी, जैसे जो 26 नवंबर का एहतजाज था उसमें अली अमीन गंडापुर साहब का एक मौकिफ था कि इस्लामाबाद की तरफ हमें नहीं जाना चाहिए, लेकिन बुशरा बीबी कह रही थी इमरान खान का हुक्म है तो मैं वहां तक जाना चाहिए। उसमें हमें एक बड़ा इख्तलाफ नजर आया। फिर जब क्रैकडाउन हुआ पीटीआई के ऊपर तो अली अमीन गंडापुर वहां से बुशरा बीबी को रेस्क्यू करके चले गए। तो उस वक्त से हम देख रहे हैं कि काफी ज्यादा इन दोनों के दरमियान जो है ना मामला खराब रहे थे, और इस तरह की बातें भी आती रही थी कि पार्टी को और अली अमीन गंडापुर को खासतौर पर एतराज है कि वो सियासी मामला में दखल अंदाजी करती है। अब रिसेंटली अलीमा खान साहबा के हवाले से भी ये चीजें बड़ी पब्लिक होना शुरू हो गई थी कि उनके भी इख्तलाफात हैं अली अमीन गंडापुर से। अली अमीन गंडापुर साहब पिछले हफ्ते जब मिलकर आए इमरान खान से, तो उन्होंने पब्लिकली आके जो अपना पैगाम रिकॉर्ड कर रहा है उसमें उन्होंने कहा कि अलीमा खान को जो है वो एस्टैब्लिशमेंट की या एजेंसीज की सपोर्ट हासिल है, इसीलिए अगर उनके बच्चे गिरफ्तार भी होते हैं तो फौरी तौर पर रिहा हो जाते हैं। वो आके इतने कॉन्फिडेंस से बात कर रहे थे कि इमरान खान ने इससे मेरी जो मुलाकात हुई उतनी मुस्बत हुई है और मेरे पास ये इख्तियार है कि मैं तमाम चीजें रिकॉर्ड पे लाऊं, तो मैं ये रिकॉर्ड पे ला रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से ये भी एक बड़ा फैक्टर बना है कि फैमिली के दो शख्स, एक उनकी अहलिया एक उनकी हमशीरा, वो दोनों अली अमीन गंडापुर के खिलाफ थे। फिर इसमें एक एलिमेंट है खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर साहब का। वो पिछले कई दिनों से जो है अपने इख्तलाफात बड़े खुलकर पब्लिक कर रहे हैं, और कल परसों का भी उनका एक बयान था जिसमें उन्होंने कहा कि ये दो जो वजीर हटाए गए हैं केपी असेंबली से, उसकी वजह भी यही लगती है कि जिस दिन से मैं खैबर पख्तूनख्वा का प्रेसिडेंट बना हूं और हमने जलसे किए जिसमें असद कैसर साहब ने या शरान तरकई ने मेरी मदद की, तब से अली अमीन गंडापुर साहब उन दोनों के जो भाई हैं काबीना में उनके खिलाफ हो गए, उनके लिए मुश्किलात खड़ी कर रहे हैं। लिहाजा इमरान खान से उन्होंने जाके उनकी शिकायत की, इमरान खान ने भी अप्रूवल दे दिया और उनका इस्तीफा हो गया। तो मेरे ख्याल से ये मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो डिलीवरी करनी थी इमरान खान के मुताबिक वो अली अमीन गंडापुर साहब ने नहीं की। उनकी फैमिली भी उनके खिलाफ हो चुकी है, उनकी पार्टी के सीनियर लोग जिनमें असद कैसर जुनैद अकबर ये तमाम लोग शामिल हैं वो भी उनसे नाला थे। ये मुख्तलिफ रीजंस हैं मेरे ख्याल से जिनकी वजह से उनको हटाया है। और बाकी मैंने आपको उस पर तो तज्जिया दे दिया कि मुझे नहीं लगता, अगर अहदाफ ये है कि इमरान खान रिहा हो जाएंगे या अब वफाकी हुकूमत और मिलिट्री के हवाले से जो पॉइंट ऑफ व्यू है उनका उसको तब्दील करवा लेंगे नए सीएम, नए आने वाले सीएम, मुझे लगता है ये मुश्किल होगा। साफी साहब, आपकी खैबर पख्तूनख्वा की सियासत पर गहरी नज़र है, तहरीक इंसाफ तकसीम नज़र आती है काफ़ी अरसे से। एक तो अली अमीन गंडापुर को तब्दील किए जाने का फैसला, क्या ये हैरान कुन है? और फिर सोहेल आफरीदी जब ये मनसब संभालेंगे तो उनका पहला टास्क या फोकस दहशतगर्दी का खात्मा, गवर्नेंस, डेवलपमेंट, आवाम की फलाह बहबूद होगा, या उनका फोकस बानी पीटीआई की रिहाई होगा? मेरे ख्याल में ये दोनों जो अली अमीन गंडापुर की को हटाने का फैसला था उसकी भी वो वजह नहीं है जो बताई जा रही है बल्कि उसकी असल वजह ये थी कि एक तो फैमिली के लोग उसके खिलाफ हो गए थे, और दूसरा जो पीटीआई के दो ग्रुप हैं खैबर पख्तूनख्वा में, एक असद कैसर साहब का ग्रुप और दूसरा जुनैद अकबर साहब का ग्रुप, वो भी उसका खिलाफ हो गया था। तो इन ग्रुप्स की मुखालफत और ख़ुद फैमिली की मुखालफत की वजह से उनको हटाया गया है। और सोहेल अफरीदी को इसलिए लगाया गया है कि वो अभी उस चूंकि जूनियर हैं और पहली मर्तबा पार्लियामेंट में आए हैं, तो वजारत का उनका इतना ही तजर्बा है। वो उनकी काबीना में, अली अमीन गंडापुर की काबीना में पहले CNW के वज़ीर थे और अभी 2 रोज़ पहले उनका महकमा तब्दील कर दिया गया था। तो ज़्यादा तजुर्बा भी उनका नहीं है। लेकिन जो बात कही जा रही है या इमरान खान ने जो बात कही है कि वॉर ऑन टेरर के हवाले से अली अमीन गंडापुर नाकाम हो गए, तो बहरहाल वॉर ऑन टेरर का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो FC अगर वहाँ पे सरगर्म अमल है तो वो सूबाई हुकूमत की रिक्विजिशन से सरगर्म अमल होती है। इसी तरह फ़ौज को भी सूबाई हुकूमत रिक्विजिट करती है। तो पहले तो कभी हमने ये नहीं देखा कि
खान साहब की तरफ से ये कहा गया हो अली अमीन गंडापुर को कि वो एफसी को सूबे से निकाल दे या फौज को ऑपरेशन ना करने का कहे, क्योंकि वो तो रिटन फॉर्म में अगर रिक्विजिशन वापस ली जाए। और दूसरी बात कि तालिबान के साथ मुज़ाकरात का मामला इतना सिंपल भी नहीं है। ये बीच में ये बात उनकी ठीक है कि बिलावल साहब ने दौरा नहीं किया था और उस दौरान अफ़गान हुकूमत के साथ राब्तों में सरदमोरी थी, लेकिन इस दौरान वो शायद इनको सूबाई हुकूमत के इल्म में नहीं होता क्योंकि वो फेडरल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है। लेकिन मुज़ाकरात मुख्तलिफ शख्सियात के ज़रिए और ख़ुद हुकूमती अहदेदारों के ज़रिए वो अफ़गान तालिबान के साथ दर्जनों मरतबा हुए और हो रहे हैं। लेकिन उसमें बुनियादी रुकावट ये है कि अफ़गान तालिबान कहते हैं कि हमारी सरजमीन पे कोई टीटीपी का वजूद नहीं है और पाकिस्तान उनसे कहता है कि आप टीटीपी को रोक दें। तो अब इसका कोई हल अगर इमरान खान साहब या उनके नए वज़ीर आला के पास होगा तो वो देखा जाएगा कि वो किस तरह सामने लाते हैं। लेकिन जो जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि कोई राब्ता नहीं है, तो राब्ता है। उनका सफ़ीर इधर मौजूद है, हमारा सफ़ीर उधर मौजूद है। इस दौरान उनके वज़रा मुसलसल पाकिस्तान के दौरे करते रहे। पाकिस्तान के जो स्पेशल एनवॉय है वो इतने ज़्यादा पाकिस्तान में नहीं होते जितने ज़्यादा अफ़गानिस्तान में होते हैं, और उनका तालिबान की सफ़ों में बहुत ज़्यादा गुडविल भी है। और ये सूबाई सब्जेक्ट है ही नहीं, तो मैं नहीं समझता कि किस तरह सूबाई वज़ीर आला वो इस मसले को हल करेगा, क्योंकि तालिबान तो कराची में भी है, तालिबान तो पिंडी में भी है, तालिबान तो इस्लामाबाद में भी है। अभी कल एक दो रोज़ पहले इस्लामाबाद में एक जगह पे टीटीपी का बैनर लगा हुआ था। तो आप इसको किस तरह सूबाई सतह पे हल करेंगे? और दूसरा, क्या एक वज़ीर आला के पास ये मैंडेट होगा या इख्तियार होगा कि वो अफ़गान हुकूमत के मुतालबात को पूरा कर लें? सही। और आज अली अमीन गंडापुर ने यह भी कहा है कि बानी पीटीआई के हुक्म पर मुस्ताफ़ी हो रहा हूं और मेरी सारी सपोर्ट और हिमायत सुहेल आफरीदी के साथ रहेगी। साफ़ी साहब, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह सलमान अकरम राजा ने कहा कि सुहेल आफरीदी से बहुत सी एक्सपेक्टेशंस हैं बानी पीटीआई को और वो चाहते हैं कि केपीके में नई शुरुआत होगी, अक्लो फ़हम की बात होगी, और खान साहब ये चाहते हैं कि सुहेल आफरीदी विफाकी हुकूमत की रहनुमाई करें। तो जिस तब्दीली की खान साहब बानी पीटीआई बात करते रहते हैं, क्या सुहेल आफरीदी वो तब्दीली लाने में कामयाब होंगे? नहीं, काश ऐसा हो सके। सुहेल आफरीदी पढ़े लिखे हैं और दूसरी उनकी ये भी क्वालिफिकेशन है कि वो ख़ुद एक कबायली हैं, तो उनकी अंडरस्टैंडिंग दूसरों की बनिस्बत बेहतर होगी। लेकिन सवाल ये है कि वो रहनुमाई तो अच्छे माहौल में की जा सकती है ना, जब वफाकी और सूबाई हुकूमत के ताल्लुकात अच्छे होंगे तो उस सूरत में वो रहनुमाई कर सकेंगे। लेकिन देखते हैं कि वो कितनी रहनुमाई करते हैं मरकज़ी हुकूमत की। और मरकज़ी हुकूमत भी मेरे ख़्याल में ऐसा नहीं है कि समझ न होने की वजह से वो नाकाम हो रही है, बल्कि मरकज़ी हुकूमत की तरजीहात में ये चीज़ शामिल नहीं है जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है। उमर चीमा साहब, आप ऐड कर दूं अगर? जी जी देखिए, अभी जैसे सुहेल आफरीदी के हवाले से बात हो रही है, हमें से ज्यादा कोई जानता नहीं है, पहली दफा ये इलेक्ट होकर आए हैं। अगर तो ये वही फॉर्मूला है जो कि बज़ाहिर लगता है कि हमें चलाना है सूबे को अडियाला जेल से बैठ के, क्योंकि अली अमीन गंडापुर वैसे तो ज्यादा ताकतवर एक वजीर आला के तौर पर समझे जाते थे, पार्टी में एक ऐसा गुजारा है, लेकिन हदफ ही नजर आता था कि अडियाला जेल में फैसले होंगे और उस पे उन फैसलों के बेसिस पे अली अमीन गंडापुर ने सूबा रन करना है। ये रेसिपी फॉर डिजास्टर है। और अगर इसी नीयत से लगाया गया कि सुहेल साहब तो और जूनियर है, सुहेल आफरीदी, और उनके जरिए मैं अडियाला जेल में बैठ के हुकूमत चलाऊंगा, तो वो भी रेसिपी फॉर डिजास्टर होगी। ये बिल्कुल वही तरीका है कि आपकी जब हुकूमत थी, आप समझते थे इस्लामाबाद में बैठ के मैं बुजदार के जरिए पंजाब पूरा चला लूंगा, बालाकोट का सूबा, महमूद खान को लगा के मैं खैबर पख्तूनख्वा चला लूंगा इस्लामाबाद से बैठ के। वो भी कामयाब नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। देखिए, राइट मैन फॉर द राइट जॉब उस वक्त होता है जब आपको पता है कि आपने एक ऐसे शख्स को लगाया जिसको मैं ये इख्तियार दे सकता हूं कि तुम्हें वजीर आला लगाया गया, अब तुमने फैसले करने। लेकिन अगर फैसले बैठ के अडियाला जेल से हो रहे होंगे तो चाहे सुहेल साहब को लगाएं या गंडापुर साहब को लगाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे उमर चीमा साहब, आपको क्या लगता है सुहेल आफरीदी साहब ऐसा क्या कर सकते हैं या ऐसी कौन सी गलती ना करें जो अली अमीन गंडापुर कर रहे थे गवर्नेंस
के मामलात को ले लें, डेवलपमेंट के मामलात को ले लें, आवाम की फलाह बहबूद के लिए, और क्या ऐसा करें, क्या फोकस रखें जिससे बानी पीटीआई रिहा हो सके? मुबशिर, मुझे तो ओवरऑल ये जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं मुझे वैसे ही बड़ी एक बेमानी लग रही है। हम गवर्नेंस की बातें कर रहे हैं, हम टेररिज्म की बातें कर रहे हैं। इन दोनों में से कभी अगर हम एक ट्रैक रिकॉर्ड पर जाएं, क्या इन दोनों में से कोई तरजीह थी इमरान खान की? या जो बात होती है जी कि आज वो फलां इतने फौजी अफसर और बाकी लोग शहीद हुए हैं तो इसलिए वो सोच रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर जो है वो उधर टेररिज्म को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो ये कब से ऐसा था, या यानी कि वो कब से इमरान खान इतने परेशान थे कि इतने उधर जो सोल्जर हैं वो शहीद हो गए हैं? ऐसी तो मेरे ख्याल बात ही नहीं है। गवर्नेंस भी उनका कंसर्न नहीं है। अगर जो लोग पीटीआई या एक जिनका एक विजन है कि इमरान खान आएंगे तो वो कुछ पाकिस्तान बदल जाएगा, तो उसकी मेरे ख्याल एक एग्जांपल तो जो केपी होना चाहिए कि जिधर 2013 से लेके अभी तक पीटीआई की गवर्नमेंट है उधर क्या तब्दीली क्या आई है। तो ये तो बात वैसे ही एक फजूल बात है कि जो हम समझते हैं कि शायद गवर्नेंस उनका कंसर्न है। एक और बात यह है कि ये हमारा अलमिया है कि ये जिनको हम जमहूरी लीडर कहते हैं ना, ये अपनी जात में आमर होते हैं। इनकी नजर में जमहूरियत ये है कि हम गवर्नमेंट में आए, हम प्राइम मिनिस्टर बने और सारे जो हैं वो इन चीजों को, ये सबको रिमोट कंट्रोल की तरह चलाएं। ये जो शहजाद बात कर रहे थे, मुझे भी ये लगता है कि ये इसको अभी ऐसे ही चला रहे हैं कि ये उस्मान बुजदार प्लस लेकर आ रहे हैं कि अली मीन गंडापुर शायद इन्हें लगा कि वो इनके हाथों से निकल रहा है, वो दूसरी साइड पर भी राब्ते में है। हालांकि इसको देखने का एक ये भी अंदाज है कि जिनके साथ आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो अगर उनके साथ कोई राब्ते में नहीं होगा तो फिर भी कैसे मुज़ाकरात होंगे। तो लिहाजा इधर ये होता है कि जब ये चाहते हैं कि कोई उधर राब्ता हो तो उधर वो फौरी तौर पे बता राब्ते में आ जाए, और ये जब चाहते हैं तो राब्ता मुनक़ता हो जाए। तो इन्हें एक जो सुहेल अफरीदी की शक्ल में एक नया बंदा मिला है, फ्रैंकली मैं तो आज नाम भी पहली दफा सुन रहा हूँ। और जिस तरह तो ये मुझे इससे ज्यादा नहीं लगता कि ये उस्मान बुजदार प्लस टाइप कोई चीज इसके अलावा कोई है। आप देखें ना, जब ये पंजाब में थे उस्मान बुजदार भी इसी तरह था कि हर टाइम इसी इंतजार में होते थे कि उधर से इमरान खान क्या कहते हैं, वो उन्होंने बस साइन करने होते थे या फैसला या मीटिंग उस बुनियाद पे बुलानी होती थी कि इमरान खान क्या चाहते हैं। तो अब ये वाला मामला जो है ये इधर भी होगा। इसके अलावा कोई और कोई ऐसा गवर्नेंस या टेररिज्म ये तो कंसर्न ही नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई तरजीहात में है। और जहां तक बात है कि उनकी रिहाई का, मेरा ख्याल है कि पीटीआई वाले जिस इंतहा पर जाते हैं ना, हम अगर कभी इसको भी डिस्कस करना शुरू कर दें ना, जब हम बात करते हैं जी उनके साथ ये हो रहा है वो हो रहा है, वो किस रद्देमल में हो रहा है, यानी कि हम कभी उस अमल को भी डिस्कस कर लेना, ये भी अपनी इंतहाओं को छू रहे हैं। तो उसके लिए सुहेल अफरीदी तो इनके लिए कुछ नहीं कर सकते ना। अगर इमरान खान जो है यानी कि वो अपने एक रवैये में उनमें कोई तब्दीली नहीं आती, वो या उनकी जो एक जो पार्टी में एक नफरत पाई जाती है या सोशल मीडिया पे जिस तरह की डिसइंफॉर्मेशन वो चलाते हैं, और उनको बिल्कुल इस मामले में कभी एहसास ही नहीं हुआ कि हमने भी कुछ गलत किया है। तो इस तरह की सूरत में सब कुछ अगर ऐसा है तो फिर हटाया क्यों? को ले आए, मुराद सईद को ले आए, क्या कर पाएंगे? मेरा नहीं ख्याल कि ऐसे को तब्दीली आएगी। बस यही है तब्दीली, इधर यही है कि एक वज़ीर आला को हटा के तो दूसरे को लगा दिया, ये तब्दीली है। आपको वजूहात क्या लगती हैं, फिर हटाया क्यों है अली अमीन गंडापुर को? मेरे अहले बज़ाहिर वजूहात वही हैं बेसिकली। तो जो अली अमीन गंडापुर हैं, जो ये बुशरा बीबी के करीब समझे जाते थे, या एटलीस्ट ये है कि बुशरा बीबी का जो एक अपना कैंप था, या जो पार्टी में जो उनके तर्जुमान बने हुए थे, वो उनका अली अमीन के साथ एक अच्छा ताल्लुक था। इस बुनियाद पे मैं यही अर्ज करता हूँ कि वो बुशरा बीबी कैंप का हिस्सा थे। अब यह है कि दूसरी तरफ है अलीमा खान। तो अलीमा खान और बुशरा बीबी जो है उनकी भी आपस में नहीं बनती। अब अलीमा खान प्रिवेल इसलिए भी कर रही हैं क्योंकि बुशरा बीबी जो है वो तो जेल में है, तो अलीमा खान फायर ऑपरेट कर रही हैं। तो जो बंदा उनके साथ टक्कर लेगा तो इसका मतलब है कि इमरान खान को जिसने फीड करना है, जिसने आकर बताना है चीजों के बारे में, वो अलीमा खान गाइड करेंगी। ओवरऑल को सोशल मीडिया जो है वो भी अलीमा खान के कंट्रोल में है। तो अली मीन जो है कि वो जिस पार्टी के साथ हैं या जिस कैंप के साथ हैं, वो तो इतना अभी उस तरह से मौसर नहीं है क्योंकि वो जेल में है। तो मुझे तो ये जो इनकी इंटरनल फाइट है
वो लग रही है इसमें ना गवर्नेंस का मसला है ना टेररिज्म का मसला है, ये आपस की जो लड़ाई है और उसमें कौन जीत रहा है कौन हार रहा है वो चीजें नजर आ रही हैं। सही, अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम में वापस आते हैं, साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। रीमा, आपसे ये जानना चाहेंगे, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को तब्दील करने का फैसला कितना हैरान कुन है और इस फैसले का तहरीक इंसाफ को फ़ायदा होगा या नुकसान? शुक्रिया मुबशर। मैं एक मुख्तलिफ पहलू से इसको देखती हूँ। जब उनको अपॉइंट किया जा रहा था एज चीफ मिनिस्टर, मेरी बहुत सी रिजर्वेशंस थी। हम बहुत कहते हैं पाकिस्तान में हमारे सियासतदान, मर्द सियासतदान ख़ास तौर पे ख़वातीन के ख़िलाफ़ होते हैं, मिसोजिनी होती है, औरत दुश्मनी होती है उनमें। लेकिन इस सब के बावजूद अली अमीन गंडापुर मेरी नज़र में उसको एक एक्सट्रीम पे ले गए थे। मुझे अभी भी उनके जलसे याद हैं जब वो स्टेज पे खड़ा होकर कहते थे कि मरियम नवाज जो हैं वो अवाम के टैक्सेस से उन्होंने अपनी खूबसूरती बनाई है और अवाम का हक है कि नोच डाले वो खूबसूरती। इस तरह की बात मैंने किसी और को कहते हुए नहीं सुनी और मेरे लिए एक ये बहुत प्रॉब्लमैटिक चीज़ थी कि ऐसे शख्स को जो एक बार नहीं बार बार इस तरह की बात करे, मजहबी जो अक़लियतें हैं इस मुल्क में उनके बारे में इस तरह की बात करे, उसको आपने चीफ मिनिस्टर लगा दिया। शायद और लोगों के लिए ये बहुत छोटी चीज़ हो, लेकिन मेरा ख्याल है जो चीफ मिनिस्टर की पोजीशन होती है वो एक पूरे मुल्क के लिए उस पार्टी को रिप्रेजेंट करती है और इसके अलावा एक अहमियत रखती है, और इस तरह के शख्स को चीफ मिनिस्टर नहीं लगाना चाहिए था। जब पहले ये बात की जाती थी तो पीटीआई वाले कहते थे, कैंपेन्स चलाते थे आपके अगेंस्ट कि नहीं उनको इसलिए लगाया गया है क्योंकि वो लॉयल हैं इमरान खान से, और दूसरा वो अग्रेसिव हैं, और उस वक्त पीटीआई ने अग्रेसिव पॉलिटिक्स करनी थी। तो अब मेरा ख्याल है वही जवाब दें कि उन्होंने ये सब चीज़ें जो हैं उनको लेजिटिमाइज किया एक तरह से, या उनको अंडर प्ले किया कि कोई बात नहीं वो लॉयल हैं और वो अग्रेसिव हैं, उससे उन्हें क्या मिला। पहला मेरा ये सवाल है। दूसरा ये भी सवाल है कि अगर आप इस मुल्क में देखें कि मुल्क को या पूरी कौम को क्या जरूरत है, एक अच्छी ऑपोजिशन की जरूरत है, और पीटीआई अभी तक वो ऑपोजिशन का रोल बयानिया बनाने में की इश्यूज के ऊपर जो पीटीआई से हटके हों उस पे मेरा ख्याल फेल की है काफी हद तक। तो शायद जो चीफ मिनिस्टर अब नए हो, मैं नहीं जानती ये जो नई चॉइस है वो कैसे हैं, लेकिन उनका ये भी रोल होना चाहिए कि वो बाकी सिविल सोसाइटी के साथ या अहम इश्यूज पे बाकी सियासी जमातों के साथ मिलके कुछ ऑपोजिशन का किरदार प्ले करें। अली अमीन गंडापुर साहब ये नहीं करते थे। मैं एटलीस्ट आपको बता सकती हूँ कि सिविल सोसाइटी में उनकी उस तरह से एक होता ना एक रिस्पेक्ट, या कि आप साथ बैठ के देख सको, उनसे आप बात करवा सको, इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी पे, ह्यूमन राइट्स पे, इस तरह का उनका कोई रोल नहीं था। तो अब जो भी नए चीफ मिनिस्टर आएंगे, मुझे ये उम्मीद है कि वो ये रोल भी प्ले करें कि एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन बयानिए की हद तक इस मुल्क में लेके आएं, और जो की इश्यूज हैं जो हमारे लोगों को फेस इस वक्त हम कर रहे हैं उस पे एक कोलिशन बना सकें। आखिरी चीज़ ये, पहले आई वाज वंडरिंग कि ये फैसला हो चुका है या अभी ये सिर्फ बात की है इमरान खान साहब ने, क्योंकि अभी इसके काफ़ी मरहले होंगे। अगर अली अमीन गंडापुर साहब रिज़ाइन करेंगे तो केपी असेंबली में एक नए चीफ मिनिस्टर इलेक्ट होने होंगे। इस पे कोई मैं ड्रामा एक्सपेक्ट नहीं कर रही, क्योंकि आपको पार्टी लाइन फॉलो करनी होती है इस चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन पे, लेकिन अभी ये इसमें कुछ वक्त लगेगा, इमीडिएटली तो नहीं हम देखेंगे नए चीफ मिनिस्टर। शहजाद, आपसे आप कुछ रिलेट करें, जब उस्मान बुज़दार को अपॉइंट किया था बानी पीटीआई ने तो उस वक्त वसीम अकरम प्लस कहा था, और वो भी तकरीबन यही मामला था कि वो जूनियर थे। अब ये भी जिस तरह साफ़ी साहब भी जिक्र करें कि ये जूनियर हैं, अभी नए नए आए हैं सुहेल आफरीदी साहब, तो क्या एक्सपेक्ट किया जाए बानी पीटीआई की नज़र से कि वक़ार यूनुस प्लस होंगे? देखिए, मैं सुहेल साहब को ज़्यादा जानता नहीं हूँ, और हो सकता है बहुत ही ज़्यादा काबिल हो सकता है उनका विजन बड़ा अच्छा हो, मुझे ये नहीं पता। मैं तो सिर्फ इस मफरूज़े पे बात कर रहा था कि क्योंकि वो भी एक नए हैं पार्टी में या पहली मरतबा इलेक्ट हुए हैं, और क्योंकि इमरान खान की सोच ये है कि मैंने ही सुबह चलाना है, चाहे मैं जेल में हूँ, चाहे मैं इस्लामाबाद में बैठा वजीर आजम हूँ, उस बुनियाद पर मैं ये बात कर रहा था कि हो सकता है कि ये फॉर्मूला भी वही हो कि ठीक है अली अमीन गंडापुर मेरी बात नहीं सुनते, कहीं पे आज भी उन्होंने यही कहा मैंने जो भी हिदायत दी वो एक्सेप्ट नहीं करते या उस पर अमल नहीं करते, तो ठीक है हम एक ऐसा शख्स लगाते हैं जिसको फिर मैं अपनी मर्जी से ऑपरेट करवा सकूं। तो ये हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि बहुत ही काबिल हो, मैं नहीं जानता। बुज़दार साहब का तो मेरा एक्सपीरियंस हुआ था जब वो 2-3 महीने बाद जब वो चीफ मिनिस्टर बन चुके थे, मैं बैठा हुआ था इस्लामाबाद में, मैंने कभी ऑनर बताया नहीं है लेकिन अब बता देता हूँ। तो 2-3 घंटे बैठ के मैं बड़ा परेशान था
कि एक शख्स जो कि तहसील नाजिम रहा है, तो आप लाहौर में बैठ के पूरा पंजाब कैसे चलाएंगे, मेरे वो समझ में नहीं आ रहा था। इनफैक्ट वो मुलाकात तकरीबन 4 घंटे की थी, 3 से 4 घंटे की थी, जिसके बाद मैंने कहा कि मेरा प्रोग्राम है, मुझे जाना है, तो उन्होंने कहा कि नहीं आप बैठे और मजीद बात करते हैं। तो मैंने कहा आपके पास बड़ा काम है, 12 करोड़ का सूबा आप चला रहे हैं। तो मुझे एम्बेरसमेंट हो रही थी कि मैं कह रहा हूँ कि मेरा शो है, मुझे जाना है, और वो मजीद टाइम देने के लिए तैयार थे। तो आई थिंक वो बहुत ही एक ऑड केस था। आई होप खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के लिए कि ये चॉइस वैसी ना हो। लेकिन एक बात जो अभी रीमा ने ऐड की कि अब ऑब्वियसली एक इलेक्शन होगा, इन हाउस तब्दीली आएगी। जब ये सेनेट इलेक्शन हो रहे थे उस वक्त मैंने अपने प्रोग्राम के जरिए खबर दी थी, क्योंकि 2 पीटीआई के बहुत ही रेलेवेंट और सीनियर रहनुमाओं ने मुझे ये बताया था कि जब ये खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन हो रहे थे, और उसमें भी आपको पता है कि सीट एडजस्टमेंट हो गई थी, इलेक्शन नहीं हुआ था, तय कर लिया था फॉर्मूले के तहत कि पीटीआई को कितनी मिलेंगी और बाकी जमातों को कितनी सेनेट की सीटें मिलेंगी। तो उस वक्त पीटीआई के जराये ने बताया था कि अली अमीन गंडापुर साहब इमरान खान या दूसरों तक ये पैगाम पहुंचा रहे हैं कि हमें ये फॉर्मूला इसलिए सेट करना है क्योंकि 19 से 20 या 21 नंबर था कि इतने एमपीएस जो हैं वो हमारे साथ नहीं है, एक्चुअली उनकी वफादारियां कहीं और हैं, और अगर हम इलेक्शन में गए सेनेट में तो फिर मसला ये होगा कि ये 20-21 लोग जो है खुफिया वोटिंग में दूसरी तरफ जाके वोट करेंगे और हमारी सीटें और कम हो जाएंगी, क्योंकि इनकी लॉयल्टीज कहीं और है। ये वादे करके आए थे कि हमें एमपीए बना दो, तो हम अपनी लॉयल्टीज कहीं और रखेंगे, पीटीआई की तरफ नहीं होगी। अब ये रीमा बात बिल्कुल ठीक करिए कि जो सीएम का इलेक्शन होता है वहां तो ऑब्वियसली शो ऑफ हैंड्स या आप पार्टी लाइन टो करना आपके लिए जरूरी होता है, वहां पे खुफिया वोटिंग नहीं होती। तो यहाँ पे वो मामला बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर वो एब्सटेन भी करते हैं किसी वजह से तो वो पार्टी में एक्सपोज हो जाएंगे। साफी साहब, कंक्लूड अगर हम इसको करें तो आपको लगता है कि अलीमा खान और अली अमीन गंडापुर दोनों को ही साइडलाइन कर दिया गया है इसे एक डिसीजन से बानी पीटीआई के? नहीं, मेरे ख्याल में तो अलीमा खान और अली अमीन की तो नहीं बनती थी, और इसलिए अलीमा खान उनसे नाराज़ थी। तो इस लिहाज से तो उनकी जीत हुई है और उसकी हार हुई है अली अमीन गंडापुर की। ये जो हम सुहेल अफरीदी की बात कर रहे थे और उस्मान बुज़दार से उसका मुवाजना कर रहे थे, तो एक लिहाज से तो वो जो उनकी पहली मरतबा असम्बली में आए हैं तो इस लिहाज से नए तो हैं, लेकिन उस्मान बुज़दार से वो कुछ हवालों से मुख्तलिफ भी है, क्योंकि वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स कर चुके हैं। कई साल तक वो इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के खैबर पख्तूनख्वा के सदर रहे हैं। वो बोल सकते हैं, अच्छा मुकर्रर है, ये सलाहियतें उसमें हैं। लेकिन ज़ाहिर बात है कि इंतज़ामी सलाहियतें और एक इसी तरह कन्फ्लिक्ट का शिकार सूबा जो है उसको चलाना, ये उनके लिए बड़ा एक चैलेंज होगा। सही, अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम में वापस आते हैं, साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। यूट्यूब पर आपकी जानिब से जो सवालात हमारे पैनल से पूछे गए हैं, हमारे तज़ियाकारों से पूछे गए हैं, उनके सामने रखते हैं। सबसे पहला सवाल रीमा आपके सामने रखेंगे। यूट्यूब पर आपसे पूछा गया है कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर 8 रुकनी आईनी बेंच की समाअत शुरू हो गई है। क्या ये मुकदमा पार्लियामान और अदलिया के इख्तियारात की नई हदें तय करेगा? जी शुक्रिया। आइडियली अगर हम एक नॉर्मल सिचुएशन में होते तो मैं बहुत एक्साइटेड होती इन प्रोसीडिंग्स के बारे में, क्योंकि जो सवालात हैं जो सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने हैं वो बहुत अहम है। उसमें इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर्स क्या है, रूल ऑफ लॉ क्या है, ये सब सवालात जो हैं ये कोर्ट के सामने होते और हम एक रोबस्ट डिस्कशन के बाद, आर्ग्यूमेंट्स के बाद और लाइव टेलीकास्ट हो रही हैं ये हियरिंग्स, बहुत एजुकेशनल भी होती हैं आवाम के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मामला कॉन्टेक्स्ट ऐसा है कि मेरी कुछ ख़ास उम्मीदें नहीं हैं। मेरा ख्याल है जो बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जिस तरह से ये बेंच कॉन्स्टिट्यूट हुआ, उससे पहले जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में एक हमने इंटरफेरेंस और मैनिपुलेशन देखी, उसके बाद मैं इन प्रोसीडिंग्स में एक्साइटमेंट मेरी बहुत कम है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जो एक ऑब्जेक्टिव्स हैं एग्जीक्यूटिव के, रियासत के, वो ही अचीव होंगे, उनमें कोई ख़ास तब्दीली नहीं आएगी। और उनके ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि 26th अमेंडमेंट को बचा के रखना है। और जिस तरह वो देख रहे हैं कि स्टेबिलिटी सबसे अहम है, चाहे अदलिया की आज़ादी या जमहूरियत या इंसानी हुकूक, ये उसमें हर्डल हैं, तो उसमें हमने उन चीज़ों को नहीं छेड़ना। सो अनफॉर्चुनेटली ये हकीकत है। तो इसमें मैं नहीं देख रही कि कुछ नई हम हदूद जो हैं वो हमारे सामने आएंगी। वो तो 26th अमेंडमेंट में आ ही गई हैं
कि इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी जो है वो इतनी अहमियत नहीं रखती, और अगर एग्जीक्यूटिव और आपके पार्लियामेंटेरियंस सिलेक्शन प्रोसेस का और केसेस की एलोकेशन का भी हिस्सा बन जाते हैं, ये डिसाइड करके कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पे कौन बैठेगा, तो वो हमारे मुल्क का नया नॉर्म है। तो अनफॉर्चुनेटली यही चलेगा। लेकिन अगर आप वैसे देखें, जो 18वीं और 21वीं तरमीम का मामला था, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, अक्सरियत ने यही कहा था कि अगर बेसिक सेलिएंट फीचर्स हैं हमारे आइन के, उसमें इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी एक है, उसके खिलाफ पार्लियामेंट आइन साजी भी नहीं कर सकती। तो ये पहले हमारी जूरिस्प्रूडेंस चलती आ रही है। अब देखते हैं ये किस तरह से आईनी बेंच उस सवाल का जवाब देता है, सेलिएंट फीचर्स के सवाल का, कि सेलिएंट फीचर्स क्या हैं और क्या सुप्रीम कोर्ट, उसका आईनी बेंच ही क्यों ना हो, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को स्ट्राइक डाउन कर सकता है कि नहीं। इस पे मेरा ख्याल है जो बहस होगी वो दिलचस्प होगी। ठीक है, अगला सवाल जो यूट्यूब पर हमारे तजियाकार से पूछा गया है, उमर चीमा साहब आपसे पूछा गया है कि पाकिस्तान से 60% तक डॉक्टर्स बैरून मुल्क जा रहे हैं। सेनेटर अनुश रहमान का कहना है कि सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी डॉक्टर्स आयरलैंड जा रहे हैं, जहां उन्हें 5000 यूरो माहाना तनख्वाह मिलती है। 60% डॉक्टर्स की तादाद को कम करने में हुकूमत क्या इकदाम ले सकती है? यही है कि उनके लिए अपॉर्चुनिटी ज्यादा क्रिएट करें, उनको उनकी तनख्वाह बढ़ाएं। आपको पता है कि जो एक लड़का एमबीबीएस करता है और उस पे उसके ₹1,00,000 खर्च होते हैं, और उसके बाद जब जॉब बनाता है तो मेरे उसको 50 से 60 हजार उसको सैलरी मिलती है। मेरे नहीं ख्याल कि जितना एमबीबीएस में पढ़ना पड़ता है, कोई आप किसी और शोबे में पढ़ें तो आपके ये हालात होते हैं। तो अगर ये वाली सूरत हाल होगी तो वो लोग किधर जाएंगे? बाहर ही जाएंगे। अगर आप उनको रोकना इधर चाहते हैं तो कोई ऐसी सोशलिज्म वाला तो निज़ाम है नहीं कि जिसने पढ़ना है वो इधर से निकल नहीं सकता। अगर आप चाहते हैं कि वो पाकिस्तान में रहें, पाकिस्तान में सर्व करें, तो उनकी कंडीशन बेहतर करें, वो रुक जाएंगे। अगर वो नहीं करेंगे तो जिसको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो उधर ही जाएंगे। तो लिहाजा गवर्नमेंट जो है, मेरे ख्याल है कि इनका जो ज्यादा कंसर्न होता है यही है कि स्टैंडिंग कमेटी में सा इशू आ गया, उसको डिस्कस कर लिया, इसके बाद वो भी बात करते, कोई ऐसी कोई हालत ज्यादा बहस होती नहीं है। बस यही होता है कि 2-4 को हेडलाइन बन जाती है और मामला आगे चल पड़ता है। सही। अगला सवाल जो यूट्यूब पर पूछा गया है वो सलीम साफ़ी साहब आपसे है, और वो ये है कि मॉस्को में होने वाले इजलास में पहली बार अफगान उबूरी हुकूमत की बाज़ाब्ता शिरकत, क्या इस पेशरफ से अफगानिस्तान को इलाकाई सतह पर सिफारती कबूलियत मिल रही है? देखिए, एक तो ये है कि रूस वाहिद मुल्क है जिसने अफगानिस्तान तालिबान की हुकूमत को तस्लीम किया है और उनके सफ़ीर को भी वहाँ पे बाकायदा रिसीव किया है और अपना सफ़ीर अफ़गानिस्तान में भेज दिया है। तो रूस के तो वो स्पेशल ताल्लुकात अपनी जगह पे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि ये एक इनफॉर्मल फोरम बना हुआ है पाकिस्तान, रशिया, चीन, रशिया और ईरान का, और वो उनके जो स्पेशल एनवॉयज़ है वो अफ़गानिस्तान के मुस्तक़बल और हाल से मुतालिक गौर ख़ौज़ करते हैं, और वो तकरीबन एक पेज पे आ गए हैं। और गुज़िश्ता दिनों उन्होंने एक जॉइंट स्टेटमेंट में ये बात की थी कि अफ़गानिस्तान से बाज़ मुल्कों में दहशतगर्दी हो रही है। तो उस इजलास में उसने जो अफ़गान वज़ीर ख़ारजा है अमीर ख़ान मुत्तकी, उन्होंने सख्ती से उन इल्ज़ामात की तरदीद की और कहा कि अफ़गानिस्तान से किसी मुल्क में दहशतगर्दी नहीं हो रही है। और उन्होंने पड़ोसी ममालिक और इलाकाई ममालिक के दरमियान ताउन पर तो ज़ोर दिया, लेकिन साथ इस बात से इनकार किया कि अफ़गानिस्तान, उन्होंने कहा कि वो किसी के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल नहीं हो रहा। सही। अगला सवाल यूट्यूब पर आपसे पूछा गया है शहजाद, और वो ये है कि कोच माइक हैसन और कप्तान टीम में तब्दीलियों के हक में नहीं। T20 कप्तान सलमान अली आगा पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया गया है, वो जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में क़यादत करेंगे। इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जब सलमान अली आगा को लगाया गया था बतौर T20 कैप्टन, तो उस वक्त मैंने एक जगह ये कहा था कि मुझे लगता है कि वो इस फॉर्मेट को सूट नहीं करते। ऑल्दो मैं उनका फ़ैन हूँ, बड़े अच्छे प्लेयर हैं वनडे और टेस्ट में, लेकिन ये उनका फॉर्मेट नहीं लगता था। तो मुझे लग रहा था कि एडिशनल प्रेशर आ जाएगा उनके ऊपर कि जब उनको T20 का कप्तान बनाया जाएगा, उनकी बैटिंग को ये फॉर्मेट सूट नहीं करता है और वो इसका एक्स्ट्रा प्रेशर ले सकते हैं। और हो सकता है कि अगर T20 में ना परफॉर्म कर सके तो हमारे यहाँ जितनी इलॉजिकल सिलेक्शन होती है उनको दूसरे फॉर्मेट से कहीं ड्रॉप ना कर दिया जाए, या खुद वो अंडर प्रेशर आ जाए दूसरे फॉर्मेट्स खेलते हुए।
लेकिन अब अगर उनको रख लिया गया है T20 का कैप्टन और कोच और सिलेक्टर्स की उनको हिमायत हासिल है, वो समझते हैं कि 2026 के वर्ल्ड कप तक हमें इन्हीं कप्तान के साथ जाना चाहिए और जो प्लेयर्स हमने रखे हुए हैं जो T20 फॉर्मेट के लिए, उन्हीं के साथ उनको एक मौका देना चाहिए एक लंबे अरसे तक, या एटलीस्ट टिल 2026 वर्ल्ड कप। तो मेरे ख्याल से ठीक है, कंसिस्टेंसी के बेस पे ही करना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ तो हमने देखा है कि बहुत सारे इंटरनेशनल जो एक्स प्लेयर्स हैं वो ये आके बात कर रहे होते हैं कि यार कुछ सीनियर प्लेयर्स को हटाएं, नए लड़के आए उनको मौका दें, लेकिन जैसे ही वो नए लड़के फेल होते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं इनको भी हटाएं, फिर पुराने वालों को लेकर आ जाएं। ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर आपने इस सोच के तहत टीम को बदला है कि जो नए प्लेयर्स हैं उनको आप मौके देंगे, चाहे पाकिस्तान हारता रहे, चाहे पाकिस्तान फेल हो, लेकिन एक सर्टेन टाइम तक आप इन नए लड़कों को रखेंगे, तो मेरे ख्याल से उस अप्रोच के तहत अगर ये फैसला किया गया है तो कंसिस्टेंसी और उनको एक लंबा वक्त देना मेरे ख्याल से एक दुरुस्त फैसला है। अदरवाइज मेरी एक राय थी, खैर, लेकिन अब अगर उसके जो कोच हैं आपके या सिलेक्टर्स हैं वो ये समझते हैं तो ठीक है, उनके साथ फिर कंटिन्यू करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शहजाद इकबाल, रीमा उमर साहिबा, सलीम साफी साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड देखने का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।